हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में बात की थी लाइट रिएक्शन की। हम लोग जो है बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है क्या, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, बहुत ज्यादा ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, जैसा कि ये आप लोगों को बात पता ही पता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले टर्म में हम लोगों ने बात की थी लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ये हम लोगों ने क्या कर ली थी, पिछले टर्म में ऑलरेडी बात की हुई है। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हो तो पिछला लेक्चर देखना ना भूले। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को लाइट रिएक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाता है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो जाकर के फाइनली यूटिलाइज होता है किसमें, डार्क रिएक्शन में। कब, जब कैल्विन साइकिल क्या होती है, रन होती है। ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डार्क रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है किसमें, लाइट रिएक्शन पे, लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता है। तो आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा डार्क रिएक्शन एक हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लोग जो है डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे और डार्क रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि डार्क रिएक्शन आखिरकार होता कहां पे है, कहां पे जो है कैल्विन साइकिल रन करती है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कैसे कैसे चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसे एक दूसरे के प्रति कैसे वर्क करते हैं, कैसे लिंक्ड होते हैं, पहले तो हम लोग इसकी बात करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को मेरे पीछे एक लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है भैया क्या, ये है हमारी लीफ, ये एक लीफ है। आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक लीफ लेते हैं और लीफ का सेक्शन कट करते हैं। तो सेक्शन कट करके हम लोग देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और उस सेल को, जो वो सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मीजोफिल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ऑलरेडी क्या है, पता है, ये बात आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को पता होगा ये सेल है। ऑब्वियसली अगर ये सेल है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन हम लोगों को और सभी ऑर्गेनल्स को तो छोड़िए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस स्पेशली किस ऑर्गन्स में होता है, आप लोग बताइए। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भैया कहां पे डन होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बहुत सारे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लाइट रिएक्शन में बताया था, उनको हम लोग बोलते थे क्या, उनको हम लोग बोलते थे थैलाक्वाइड। उनको हम लोग क्या बोलते थे, थैलाक्वाइड बोलते थे। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये किसका स्ट्रक्चर बना रखा है, थैलाक्वाइड का स्ट्रक्चर बना रखा है। और आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये जैसे दिख रही है ना, ये जो पॉइंट से दिख रहा है, पॉइंट में जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है, तो यही जो मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि लिपिड बाइलेयर में ही क्या पाए जाते थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे भैया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते थे। और फोटो सिस्टम भी कहां पे पाए जाते थे, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन, यानी जो थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहीं पे क्या पाए जाते थे, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, फोटो सिस्टम सेकेंड
ये हमारा क्या है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, और ये क्या है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। यहां तक हम लोगों ने हालांकि लाइट रिएक्शन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो लोग ना जानते हो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है, आप लोग लाइट रिएक्शन वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है ना, वॉइस वॉइस वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को एकदम से क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को ये फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, जिसे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, पीएस सेकेंड लिख दे रहा हूं, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पीएस सेकेंड, ये पीएस सेकेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, पीएस फर्स्ट। ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लाइट रिएक्शन में बताया हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही सनलाइट पड़ती थी, क्या होती थी भैया, यहाँ पे एक हम लोग सन बना लेते हैं, ये जो सन है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जैसे ही ये एक हमारा क्या हो गया, सन हो गया। जैसे ही सनलाइट यहाँ पे ऐसे पड़ती थी, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, तो मैंने बताया था कि जो ये फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, जो क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते थे, हाईली एनर्जेटिकली चार्ज होने की वजह से वो क्या कर जाते थे, जंप कर जाते थे। अब वो जब जंप कर जाते थे तो यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में ही क्या होता था, एक फोटोलिसिस का प्रोसेस होता था, जो कि मैं आप लोगों को बताया हुआ हूं लेक्चर में। जो फोटोलिसिस का प्रोसेस होता था, तो भैया फोटोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता था, फोटोलिसिस के प्रोसेस में होता था ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। क्या होता था भैया, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की ही उपस्थिति में क्या होता था, वाटर टूटता था, और टूटने के बाद वो क्या निकालता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करता था, ठीक है। वही एटमॉस्फेयर में क्या होती थी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती थी। ये बात मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही क्या करेंगे, जंप करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद पहुंच जाएगा किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास नहीं रखता है, ये जो है प्लास्टोक्विनोन से होते हुए, प्लास्टोक्विनोन जिसे हम लोग पीक्यू बोलते थे, प्लास्टोक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम बी6, साइटोक्रोम बी6 से जाता था किधर, प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के बाद पीसी, और प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता था किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। तो ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लाइट रिएक्शन में बताया हुआ है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कैसे कैसे ये डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन से क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट को जैसे ही एनर्जी मिलती है, तो वो भी क्या हो जाता है, हाईली, उसका भी क्लोरोफिल ए है जो हाईली एनर्जेटिकली चार्ज हो जाता है, और उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। क्या कर जाता है भैया, जंप कर जाता है। और इसके पास भी अपना खुद का क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है भैया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। वो क्या कर देता है, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद ये दे देता है किसको, ये दे देगा किसको, फेरोडॉक्सिन को। किसको दे देगा भैया, एफडी को दे देगा। और एफडी फाइनली जाकर के यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है किसका, यहाँ पे एफडी ही फॉर्मेशन कर लेता है Na प्लस प्लस एच प्लस मिलकर के फॉर्मेशन कर लेते थे किसका, NaDH2 का। यही एक हमारा क्या था, रिड्यूसिंग सब्सटेंस था। एक तो ये प्रोडक्ट बनता था लाइट रिएक्शन के दौरान, ठीक है, हम लोगों ने लाइट रिएक्शन जो देखा था, तो एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता था, और जो दूसरा हमारा जो बनता था यहाँ पे, ये तो हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे बनता था। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे फोटोलिसिस की, क्योंकि यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, तो ये तो हाई तोबा मचा करके रखा हुआ, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। तो इसकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या होगी, फोटोलिसिस होगी, यानी वाटर का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। H2O 2H2O हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और ये H2O क्या होगा, टूटेगा किसमें, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H प्लस प्लस O2 में। O2 जाकर के फाइनली क्या हो जाती थी, एटमॉस्फेयर में
निकल जाती थी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इन्हें इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये जो हाई तोबा मचा रखा था क्लोरोफिल ए, तो H2O कह देगा भैया कि तुम रो मत, जान मत दो अपनी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम तुम्हें क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उठा करके दे देता है किसको, क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल की बैलेंसिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कहीं ना कहीं फोटोलिसिस के दौरान यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड, ये आप लोगों को मैं बताया वो ये क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड होता है। ये जो कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्पेस था ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते थे। और ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में ही क्या होता था, फोटोलिसिस होती थी, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा भैया कि ये वाटर जो टूटा था, तो वाटर क्यों इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में लाइट रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ H+ का कंसंट्रेशन क्या कराना था, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में इंक्रीज कराना था। ठीक है, तो H+ आयन का तो कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों से तो कोई लेना देना है नहीं ना, इन इलेक्ट्रॉनों का कोई यूटिलाइजेशन इसे करना नहीं है, तो इसलिए क्या कर देता है, दे देता है किसको, क्लोरोफिल ए को दे देता है। ठीक है, कह देता भैया मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, जाओ यार तुम ले लो, तुम जान मान मत दो अपनी, हाथ तोबा मचा करके रखो, जाओ हम तुमको दे दिए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा संबंधी रिश्तेदार है जिसने इसकी क्या कर दी, मदद कर दी। यहां तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे स्ट्रोमा में ये वाला जो पोर्शन था, देखिए इसको तो हम लोगों ने बोल दिया क्या, थैलाक्वाइड। क्या बोला भैया, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है ब्लैक कलर वाला, ये इसी को हम लोग भैया क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। हालांकि ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, थैलाक्वाइड बोलते हैं। और ये जो स्पेस होता है, ये वाला बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं भैया, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। अब इसके बाद क्या होता था कि यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने NaDH2 का तो फॉर्मेशन करा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक क्या पाया जाता था, इन जो है H+ आयन को मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे पाया जाता था क्या, एक F0 पार्टिकल होता था, और एक क्या होता था, F1 पार्टिकल होता था। F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एक को हम लोग F0 पार्टिकल बोलते थे, और एक को हम लोग क्या बोलते थे, F1 पार्टिकल बोलते थे। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो ऊपर वाला था उसको हम लोग क्या बोलते थे, F0 बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, F0 पार्टिकल बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, F1 पार्टिकल बोलते थे। ये जो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है, और यहाँ पे स्ट्रोमा, ये वाला रीजन कौन सा है भैया, ये वाला रीजन है स्ट्रोमा वाला। ठीक है, ये वाला रीजन है, ये वाला जो खाली स्पेस पड़ा है ना, ये वाला, ये जो खाली स्पेस पड़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। जहां पे थैलाक्वाइड क्या रखे, बहुत सारे थैलाक्वाइड मिल करके जिसका फॉर्मेशन करते हैं, किसका, वो फॉर्मेशन करते हैं ग्रेनम का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो ग्रेनम सिचुएटेड होते हैं, जो रखे हुए होते हैं, वो कहां पे रखे हुए होते हैं, वो स्ट्रोमा में ही रखे हुए होते हैं। जो खाली स्पेस होता है ना, जैसे हमारा कमरा हो गया, तो जो कमरे की फर्श है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा बोल देंगे। और जो सामान हम लोगों ने, बेड रखा हुआ है, चेयर रखे हुए, टेबल रखे हुए हैं, तो इनको हम सब लोग क्या बोल देंगे, उनको हम लोग बोल देंगे क्या, थैलाक्वाइड बोल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रोमा का H+ आयन तो यूज कर लिया गया, तो यहाँ का तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। यहाँ तो ये डिक्रीज कर गया ना H+ आयन का कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि दुनिया की प्रत्येक चीज अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या करती है, जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होगा, तो इसके H+ आयन इधर की तरफ क्या करेंगे भैया, मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मतलब आएंगे किसकी तरफ, ये H+ आयन आएंगे स्ट्रोमा की तरफ। किधर आएंगे भैया, ये H+ आयन आएंगे स्ट्रोमा की तरफ, ये H+ आयन आ गए स्ट्रोमा की तरफ, और यहीं पे फॉर्मेशन होगा किसका, यहीं पे फॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रोमा में ऑलरेडी एडीपी प्रेजेंट होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके फॉर्मेशन करेंगे किसका, ये फॉर्मेशन करेंगे एटीपी का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। और यही दो प्रोडक्ट का तो हमें फॉर्मेशन कराना था लाइट रिएक्शन में, यही तो दोनों बनाने थे ना, एटीपी बनाना था और NADP सॉरी NADH2 बनाना था। ठीक है, तो जो NADPH2 बना था, NADPH2 का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने NADH2 लिखा है, यहाँ पे मुझे NADPH2 करना था। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये NADP प्लस होता है, NADP पी लिखना मैं भूल गया था यहाँ पे, NADP प्लस होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2 बोलते हैं। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों को कि NADH2 जो यूज करते हैं हम लोग ना, तो वो हम लोग यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम लोग क्रेब्स साइकिल नहीं पढ़ते थे, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। हालांकि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, और वो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला आप लोगों को चैनल में, ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हमें बनाना था क्या, NADPH2 बनाना था, और साथ ही साथ हमें बनाना था क्या, ATP। यही NADPH2 और ATP आगे चल के डार्क रिएक्शन में क्या कर लिए जाएंगे, यूटिलाइज कर लिए जाएंगे रिडक्शन वाले प्रोसेस में, क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ये हमारा एक क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, और ये क्या है, एक एनर्जेटिकली मॉलिक्यूल है। कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का जब फॉर्मेशन होता है, तब यहाँ पे एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2। अब क्या होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है ना, ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैल्विन साइकिल की। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा RUBP रिबुलोज बाई फॉस्फेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिबुलोज बाई फॉस्फेट, रिबुलोज बाई फॉस्फेट, इसको हम लोग RUBP को रिबुलोज बाई फॉस्फेट बोलते हैं। यही बाई फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, किसकी मदद से, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, ये रुबिस्को मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख देता हूं, रुबिस्को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और ये जाकर के फाइनली फॉर्मेशन करेगा किसका, ये बनाएगा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होता है, फाइनली रीजनरेशन के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर से RUBP का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जो RUBP होता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। और यहां से ये एटमॉस्फेरिक जो CO2 था ना, ये वाला जो CO2 था, ये वाला CO2, तो कैल्विन साइकिल के दौरान ही ये CO2 क्या कर लिया जाता था, यूटिलाइज कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था, यूटिलाइज कर लिया जाता था। और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट होती थी किसकी, H2O की, जो H2O क्या होता था, यहाँ पे इन्वॉल्व होता था, किसकी जरूरत पड़ती थी, H2O की। तब जाकर के 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाता था, ये टूट जाता था, ठीक है, 3-3 कार्बन, क्योंकि देखिए एक कार्बन इसका हो गया, 5 कार्बन इसका हो गया, तो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता था। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड आगे चल के टूट जाता था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 कंपाउंड में, ठीक है, जो कि 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे। अब उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस होता है, इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते थे भैया क्या, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं भैया, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन, रिडक्शन। और इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्या, रीजनरेशन। क्या बोलते थे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रीजनरेशन, ठीक है। ये हमारी थी क्या, कैल्विन साइकिल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। ये जो NADPH2 था, ये जो NADPH2 था, यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरह क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। NADPH2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, NADP प्लस में, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूज कर लिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर ली जाती है, ये ATP भी क्या हो जाती है, यहाँ पे यूटिलाइज कर ली जाती है, यानी ATP का भी क्या कर लेते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं, यानी ATP हमें यूज करना पड़ेगा। ATP टूट जाएगा किसमें, ADP में। तो हम लोगों ने ATP भी यूज कर लिया, और साथ ही साथ क्या कर लिए,
कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, और जो वो एनर्जी होती थी किस फॉर्म में होती थी, एटीपी के फॉर्म में होती थी। और इस रिडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, जरूरत होती थी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, NADPH2 बोलते थे। जो कि एक किसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, और ये जो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है कौन, NADPH2 और ATP। और हम लोग फाइनली यूज करते हैं, यानी प्लांट यूज करते हैं कहां पे, ये यूज करते हैं कहां पे, ये यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में, जब कैल्विन साइकिल क्या होती है, रन होती है। और कैल्विन साइकिल के दौरान ही यहीं पे फॉर्मेशन होता है किसका भैया, ग्लूकोज का, C6H12O6 है। हालांकि ये कैल्विन साइकिल जब 6 टाइम रन करती है तब जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये बात हम लोग क्या करेंगे, कैल्विन साइकिल में क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या कैसे होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कैल्विन साइकिल को क्या कर रहे हैं, समझने चलते हैं कि कैल्विन साइकिल में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे डार्क रिएक्शन, जो डार्क रिएक्शन ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला कैल्विन साइकिल वाला, इसको ये वाला जो प्रोसेस है इतना, इसको तो हम लोग लाइट रिएक्शन बोल देंगे। मैं हालांकि यहां पर लिख देता हूं, ये वाला जो इतना प्रोसेस था, ये वाला, और ये डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है, इसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोलेंगे, लाइट रिएक्शन का प्रोसेस बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन का प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है जो कि स्ट्रोमा में हो रहा था। और जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और जो होता था, ये कहां पे होता था, ये होता था थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। कहां पे होता था भैया, लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता था वो कहां पे होता था, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, यानी थैलाकॉइड में। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन का जो प्रोसेस होता था वो कहां पे होता था, ये डार्क रिएक्शन का प्रोसेस होता है कहां पे, वो होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, तो थैलाकॉइड यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया, और कैसे कैसे लिंक्ड होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने क्या कर ली यहाँ पे कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, कैल्विन साइकिल की बात करेंगे। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, कैल्विन साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम लोग कैल्विन साइकिल की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैल्विन साइकिल की। आप लोगों को पता होगा भाई कि जो कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस होता था ये डार्क रिएक्शन में होता था, और जो लाइट रिएक्शन होती थी वो लाइट रिएक्शन कहां पे होती थी, वो होती थी थैलाकॉइड में। ठीक है, जहां पे जो हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रेनम बोलते थे, क्रेनम के थैलाकॉइड में क्या होती थी, लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता था। तो आप लोगों को पता होगा कि लाइट रिएक्शन कहीं ना कहीं डिपेंड है किस, सॉरी, डार्क रिएक्शन कहीं ना कहीं डिपेंड है किसमें, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कैल्विन साइकिल की बात करेंगे। कैल्विन साइकिल में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक साइकिल बना रखी है, और जो कैल्विन साइकिल होती है ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। कितने स्टेप प्रोसेस होता है भैया, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। जो पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ये बात हालांकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आरयूबीपी ऑलरेडी कहां पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ये आरयूबीपी ऑलरेडी स्ट्रोमा में पाया जाता है। अब ये आरयूबीपी 5 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है भैया, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये जो है फॉर्मेशन करता अनस्टेबल कीटो एसिड का, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये जो प्राइमरी, आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर, वो होता है भैया आरयूबीपी। आरयूबीपी तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कार्बन कंपाउंड है, और आरयूबीपी 5 कार्बन कंपाउंड है। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये फॉर्मेशन करता है किसका, अनस्टेबल कीटो एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है भैया, अनस्टेबल कीटो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन कंपाउंड है ये 5 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही है भैया। ठीक है, तो 6 कार्बन कंपाउंड है।
क्योंकि देखिए सिंगल ये हुआ और 5 ये हुआ, 5 + 1 = 6, ठीक है। तो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये H2O की मदद से फॉर्मेशन करता है किसका, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और यही 6 कार्बन कंपाउंड आगे चल करके जब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है तब क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। आगे चल के क्या होगा, ये टूटेगा और टूटने के बाद फॉर्मेशन करता है किसका, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन वाला कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ये कितने कार्बन के कंपाउंड में टूट गया, ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मैंने लिखा हुआ ना, तो ये 3 मॉलिक्यूल नहीं है भैया, ये 2 ही मॉलिक्यूल हैं। 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, टूटता है। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3 इसका क्या है, केमिकल नेम है। जैसे आप लोगों ने आईयूपीएससी में देखा होगा, जैसे 1,2 नहीं लिखा रहता है, तो ऐसे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इसे बोलते हैं। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भैया कि जब एसिड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रिडक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे भैया, एसिड से एल्डिहाइड बनना ही क्या कहलाता था, रिडक्शन कहलाता है। ये बात ऑलरेडी आप लोगों को केमिस्ट्री में बताई गई होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूसिंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन हुए थे जिन प्रोडक्टों का, जैसे कि क्या बना था, NADPH2 बना था, और साथ ही साथ बना था क्या, ATP बना था। वही NADPH2 रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरह यूज कर लिया जाएगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADPH2 रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा, टूट जाएगा किसमें, NADP+ में। और यहाँ पे इस साइकिल को रन कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में होती है, जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी। ये ATP 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज कर लिए जाते हैं कहां पे, इस रिडक्शन वाले प्रोसेस में। तो एटीपी टूट जाता है किसमें, 2 ATP + 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। 2 NADPH2 टूट जाता है किसमें, 2 NADP+ में, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने रिडक्शन वाला देख लिया। अब आप लोगों को पता होगा साइक्लिक प्रोसेस का मतलब भैया तो तभी होता है कि जो चीज आप जहां से लिए हैं उस चीज को चुपचाप वहीं पे क्या कर दे, वापस कर दे, तब तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, साइक्लिक कहलाएगा। जो चीज आप जहां से लिए हैं उसको वहीं वापस कर दें तो प्रोसेस साइक्लिक कहलाएगा, नहीं तो फिर साइक्लिक कहेगा। तो भैया यहाँ पे है कितने कार्बन, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए चाहिए 6 कार्बन, और आरयूबीपी कह रहा है कि इज्जत से जितने कार्बन जो चीज हमसे लिए थे हमारी वापस कर दो, इज्जत से यानी विद एनर्जी, एनर्जी के साथ हमें 5 कार्बन अपने वापस चाहिए। तो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलता है भैया कि अगर मैं 5 कार्बन तुमको दे दूंगा और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए मुझे 6 कार्बन चाहिए, तो मैं कैसे ग्लूकोज बना पाऊंगा। तो वो कहता भैया कि मैं नहीं जानता, तुम चाहे जो करो, मुझे मेरे कार्बन अपने वापस चाहिए। तो वो क्या होता है कि उसके कार्बन वापस देने के लिए कहता है कि ठीक है भैया, मुझे आगे तो फोटोसिंथेसिस और आगे करनी है, और आगे भी कार्बन साइकिल रन करानी है, जरूरत तो तुम्हारी है ही है मुझे। तुम एक काम करो, तुम अपने कार्बन क्या कर लो, वापस ले लो मुझसे, ठीक है। तो वो उसके कार्बन क्या कर देगा, वो उसके कार्बनों को क्या कर देता है, वापस कर देगा, यानी 5 कार्बन तो इसके दे देगा। तो फिर 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितना कार्बन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन, यानी सिंगल मॉलिक्यूल ही कार्बन बचता है। ये क्या करेगा कि 5 कार्बन तो इसके दे दिया, कह रहा भैया जाओ, तुम नहीं मान रहे हो तो ले लो तुम अपने 5 कार्बन। इसने 5 कार्बन दे दिया, इधर दे दिया किसको, आरयूबीपी का। और साथ ही साथ कह रहा विद इज्जत के साथ, यानी इज्जत के साथ, यानी विद एनर्जी, मुझे पूरी पूरी इज्जत भी चाहिए। तो इज्जत देने के लिए मतलब समझ रहे हैं ना, इज्जत का मतलब मुझे क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल का और यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी टूटेगा किसमें, ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो 3 ATP की मॉलिक्यूल हम लोगों ने यूटिलाइज किए, क्या यूज किए, 3 ATP के मॉलिक्यूल यूज किए एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ 2 NADPH2 यूज किए। कितना यूज किए, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, 2 NADPH2 यूज किए, और साथ ही साथ 3 ATP
मॉलिक्यूल हम लोगों ने यूज किया पूरे कैल्विन साइकिल के दौरान। लेकिन भैया होता क्या है कि यहाँ पे तो इसको सिर्फ एक ही कार्बन मिला था, ये वाला कार्बन बस मिला है, ठीक है, ये वाला कार्बन मिला, 5 कार्बन तो इसने ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। तो जब इसने 5 कार्बन वापस कर दिए हैं, तो 5 कार्बन जब दे दिए तो इसके पास कितना कार्बन था, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन था। और वो जो कार्बन था वो किसका वाला था, वो कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड वाला। किसका था भैया, CO2 वाला कार्बन था। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। यानी कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है और इस कैल्विन साइकिल को 6 टाइम रन करना पड़ता है। कितने टाइम भी रन करना पड़ता है, 6 टाइम रन करना पड़ता है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 टाइम इस कैल्विन साइकिल को रन करना पड़ता है। कितने टाइम रन करता है ये 6 टाइम रन करता है, तब जाकर के सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता है। क्योंकि जब साइकिल एक बार रन करती है तो CO2 वाला ही कार्बन मिलता है और कोई कार्बन नहीं मिलता है। RUBP का काम था इस वाले कार्बन को यहां तक पहुंचाना, ना कि वो खुद यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो RUBP अपने कार्बन वापस ही ले लेगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही कार्बन यूज होता है। तो इस कैल्विन साइकिल को, ठीक है, इस कैल्विन साइकिल को, इसी को हम लोग भैया C3 साइकिल बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। तो कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए ये कैल्विन साइकिल 6 टाइम रन करती है, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है, तब जाकर के फॉर्मेशन होता भैया किसका, तब जाकर के फॉर्मेशन होता है सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये बात आप लोगों को, आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब ये 6 टाइम कैल्विन साइकिल रन करेगी तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कितने एटीपी यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 2 NADPH2 यूज किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कितने NADPH2 यूज किए हैं, यानी 2 यूज किए हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कैल्विन साइकिल हमारे कितने टाइम रन कर रही है, 6 टाइम कैल्विन साइकिल रन कर रही है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। तब जाकर के 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 NADPH2 यूटिलाइज होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। तो आप लोगों को पता चल गया कि कैल्विन साइकिल 6 टाइम क्यों रन करती है, क्योंकि इसको 5 कार्बन अपने वापस भी करने हैं, इसी वजह से इसको कैल्विन साइकिल को 6 टाइम रन करनी पड़ती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ही कार्बन यूज करके फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, कब, कैल्विन साइकिल के दौरान, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम लोगों ने करा लिया और यही हम लोग क्या करना चाहते थे, कराना चाहते थे। यानी प्लांट जो अपना फूड का फॉर्मेशन करते वो किस फॉर्म में करते, ग्लूकोज के फॉर्म में ही करते ना, हालांकि स्टोर करते किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी फूड का फॉर्मेशन हो गया और कैल्विन साइकिल का भी काम हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैल्विन साइकिल वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। RUBP से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनना ही क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से, सॉरी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनना क्या कहलाता है, रिडक्शन वाला प्रोसेस कहलाता है, जिसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस और साथ ही साथ एनर्जी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग ATP बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जब ये 5 कार्बन इसके इज्जत के साथ वापस कर देगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। तो जब 5 कार्बन इसके इधर चले जाएंगे तो इसके पास बचेगा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पास बचेगा सिंगल कार्बन। इसलिए इसको 6 टाइम कैल्विन साइकिल को रन कराना पड़ता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को कैल्विन साइकिल वाला बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए और साथ ही साथ इसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों का कैल्विन साइकिल वाला पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है भैया, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या क्या कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे ये स्टेप होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, थैंक यू।